आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबके सामने हम हाजिर खिदमत है इस उम्मीद के साथ कि आप रूबसेहत होंगे और आपकी शफकत मोहब्बत हमारे साथ रहेगी। इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम का करते हैं आगाज। मैं हूं आपका मेजबान इशफाक गौहर, मेरे साथ नई दिल्ली स्टेडियम में मौजूद हैं खुशामदीद, मैं हूं आसिफ रशीद। सामईन नाज़रीन, आज भी कुछ अहम तरीन मौज़ूआत आपके सामने हमने शेयर करने हैं। कुछ कौमी सतह की खबरें हैं, कुछ मुल्की सतह के बाद यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर यानी मरकज़ी मामलत वाली रियासत जम्मू कश्मीर की खबर आपके साथ शेयर करनी है। बात वैक्सीन की भी आपको बतानी है। आलमी दुनिया में क्या कुछ हो रहा है उस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू ज़रूर करेंगे। तरक्याती मंजरनामा भी आज हमारे सामने रहेगा और बेरोज़गारी पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। हो सकता है कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात उनके दिल में जो अरबाब इख्तिदार है। लेकिन आज ज़रूर ये भी कोशिश करेंगे कि 9:45 पर आपके साथ रूबरू हो जाए फ़ोन लाइन के ज़रिए से तीसरे पड़ाव पर जब हम आपके सामने आएंगे। लेकिन फ़िलहाल बढ़ते हैं आगे जी। सबसे पहले आज खबरों का सफ़र जो है वो शुरू कर देते हैं हम, और ख़बर सबसे पहले ज़रा बैनुल-अक़वामी सतह की आपके सामने रख देते हैं कि भारत अब एक और संग मील जो है वो तय करने जा रहा है। और ख़बर ये आ रही है कि भारत 2 बरस के लिए सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल मेंबर बन गया है। बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं कि भारत 2 बरस के लिए सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल मेंबर बन गया है। और भारत जो अक़वाम मुत्तहिदा में बरसों से इस्लाहात के लिए जदोजहद करने में पेश रहा है ने जुम्मे को अक़वाम मुत्तहिदा की और इस बीच भारत ने एक और संग मील अबूर कर लिया है, जहां पर भारत को भी 2021 और 22 के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की 15 रुकनी जो सलामती काउंसिल की गैर रुकन मेंबर के तौर पर उसे भी बैठने की इजाजत होगी। यानी इससे पहले भी 2 सालों के लिए जो भारत यूएनएससी का सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बना था 2 बरसों के लिए, वो अब अगले 2 बरसों के लिए मजीद बनेगा। और इस बीच ये भी बताते चले कि इस्लाहात में तब्दील करने या इस्लाहात लाने पर भारत की तरफ से जोर दिया गया है कि सलामती काउंसिल के अंदर, जिसका जिक्र बार बार अपने खिताब के दौरान वज़ीर आज़म करते रहे हैं, वो एक बार फिर भारत के नुमाइंदे की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का मेंबर बनने के बाद, गैर मुस्तकिल रुकन बनने के बाद पहला बयान जो सामने आया भारत का यूएनएससी में, वो ये कि इस्लाहात सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। तमाम ममालिक इस पर जोर दे और जो बरसों से कवायद रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, उसमें तब्दीली लाने की जरूरत पर भारत ने मेंबर बनने के साथ ही जोर दिया है। साल 2021-22 के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की 15 रुकनी सलामती काउंसिल में गैर रुकन मेंबर के तौर पर भारत जो है वो बैठेगा। और ये 8वीं बार होगा जब भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन का ओहदा संभालेगा। साल 2021 में भारत, कीनिया, आयरलैंड, नॉर्वे और दीगर मुल्क भी इसी तरीके से रुकन मुमलिकत की हैसियत से वहाँ पर बैठे थे। और इस बार साल 2021-22 के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की 15 रुकनी काउंसिल में भारत का नाम भी आ चुका है। और भारत के आने के बाद जो हम ख्याल मुल्क है उन्होंने इस पहल का जहाँ खैर मकदम किया है, वहीं पर उम्मीद की है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर अब आने वाले दिनों में और भी तब्दीलियाँ जो है वो देखने को मिल सकती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल मंदूबीन की तरफ मौजूदगी के मौजूदा जो मंदूबीन हैं उनकी तरफ से कल इस बात की वजाहत कर दी गई है कि भारत 2 बरस के लिए सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल मेंबर नामजद किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके साथ साथ दुनिया भर के अंदर इस वक्त कोविड वैक्सीन की तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि पुराने कोविड से निजात पाने की कोशिश थी, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया भर के अंदर इस वक्त करोड़ों लोग जो मरीज सामने आ रहे हैं उनको कम करने के लिए कोशिशें तेज हो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ नए स्ट्रेन ने भी दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में दस्तक दी है। इस बीच अच्छी खबर यह है कि मुल्क के अंदर, बरतानिया के अंदर और WHO की तरफ से भी 3 अहम और बड़े इदारों की तरफ से कोविड नामी जो कोविशील्ड नामी वैक्सीन है भारत के अंदर, जिसको जुज़वी तौर मंजूरी मिली है। आलमी इदारा सेहत ने भी एक वैक्सीन को मंजूरी दे दी है जो बरतानिया के अंदर तैयार हुई। तो दूसरी तरफ बरतानिया के अंदर भी जहां पर एक और वैक्सीन तैयार करके फाइजर बायोटेक वैक्सीन जो बरतानिया के एक इदारे के इश्तराक से तैयार की गई थी, जिसको मंजूरी मिल गई है। 3 बड़े ममालिक की तरफ से इससे पहले इसको इस्तेमाल करने की तैयारी अमेरिका, बरतानिया और भारत में थी। लेकिन भारत के अंदर जहां पर इसको मंजूरी दी गई है, जो खुसूसी पैनल था माहिरीन का, जिसकी सरकार के नुमाइंदों के साथ
कल 4 घंटों तक बातचीत चली। मीटिंग के बाद हंगामी इस्तेमाल के लिए मंजूरी तो कोविशील्ड आर्मी वैक्सीन को दे दी गई, लेकिन हतमी फैसला डीजीसीआई को करना है, जहां पर सिफारिशात भेजी गई हैं और सिफारिश की गई है कि इमरजेंसी यूज के लिए वैक्सीन को, जहां पर इस पर मोहर लगनी चाहिए। अब सबकी नजरें डीजीसीआई पर टिकी है। क्या डीजीसीआई सरकार के साथ मुशावरत करने के बाद हतमी फैसला वैक्सीन की मंजूरी को लेकर करता है या नहीं? लेकिन फिलहाल जो मुल्क के सबसे बड़े इदारे सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से तैयार करदा वैक्सीन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इश्तराक से यह वैक्सीन बनाई गई थी, कोविशील्ड आर्मी वैक्सीन, जिसे मुल्क के अंदर एस्ट्राजेनिका नाम से भी जाना जाता है। इस वैक्सीन को फिलहाल जुज़वी तौर मंजूरी मिल गई है। तो दूसरी तरफ इंतजार इस बात का भी कि भारत बायोटेक जो आईसीएमआर के साथ मिलकर वैक्सीन तैयार कर रहा है, उस वैक्सीन को तैयार तो कर लिया गया है, लेकिन वहां पर भी सरकार की इमरजेंसी यूज के लिए अभी जो मंजूरी है वो देना बाकी है। आलमी इदारे सेहत ने ऐलान किया है कि वैक्सीन को इमरजेंसी सूरत हाल में इस्तेमाल करने को मंजूरी तो दे दी गई है, लेकिन जिन मुल्कों के पास अभी ड्रग कंट्रोल अथॉरिटियां नहीं है वो एहतियात बरतें, और जिन मुल्कों के पास है वो अलहदा तौर पर वहां से भी क्लियरेंस ले लें। साथ साथ जब मुल्क के अंदर की बात करते हैं, भारत के अंदर की बात कर रहे हैं, तो आज ड्राई रन का एहतमाम किया जा रहा है, और ड्राई रन से पहले मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन की सदारत में आला सतही इजलास भी मुनक्किद हुआ था, जिसमें इस वैक्सीन कारी को किस तरीके से घर घर तक पहुंचाया जाए उस हवाले से हतमी जो ब्लूप्रिंट है उसको मंजूरी दे दी गई है। और माना जा रहा है कि जो सन 94 में 1994 में पल्स पोलियो वैक्सीन ड्राइव पूरे मुल्क के अंदर शुरू की गई थी, उसको क्ल्यू लेते हुए, उसकी बुनियाद बनाते हुए इस वैक्सीन कारी को भी उसी तरह पर और उन्हीं खदोखालों पर घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और ये ट्रायल रन जहां आज मुख्तलिफ इलाकों के अंदर शुरू होगा, वहीं पर डीजीसीआई पर सबकी नजरें हैं, और डीजीसीआई भारत बायोटेक की तरफ से जो तैयार करदा वैक्सीन है उस हवाले से हतमी फैसला किसी भी वक्त ले सकता है, क्योंकि चंद मजीद बातें जो है, वजाहतें जो है वो मांगी गई, और माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर डीजीसीआई जो है एक बड़ा ऐलान भारत के अंदर भी कर सकती है। आलमी इदारे ने क्या कुछ ऐलान किया, आसिफ ने आपको डिटेल में बताया। आज ट्रायल रन होगा, कुछ रियासतों के अंदर ट्रायल रन भी चलाया जाएगा, और लगातार जो टास्क फोर्स है उनकी मीटिंग भी चल रही है, और मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन की सदारत में भी हर दिन रिव्यू लिया जा रहा है। और कल के रिव्यू में यह फैसला लिया गया कि जो पल्स पोलियो ड्राइव सन 1994 में किया गया था, उसका बेसिक बनाते हुए, उससे क्ल्यू लेते हुए इस वैक्सीन कारी के मुहिम को आगे बढ़ाया जाए। और माना जा रहा है कि इसी महीने के आखिर तक एक बड़ी खबर कोविड वैक्सीन के हवाले से मुल्क के अंदर भी आ सकती है। खास बात आज ये भी देखने को मिलेगी कि सरकार की तरफ से पूरी मुल्क के अंदर तमाम रियासतों और यूनियन टेरिटरीज में 96,000 ऐसे लोग हैं जिनको तरबियत फराहम की जा चुकी है सेहत महकमे की तरफ से, हेल्थ अथॉरिटीज की तरफ से, और जो गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की थी, मरकजी सरकार की थी, उनके हिसाब से ये तरबियत फराहम की गई है। क्योंकि आज इस बात का भी अंदाजा लगाने की कोशिश होगी, इस ड्राइव का जो बुनियादी मकसद है कि सरकार के सामने तकसीमकारी जब वैक्सीन की होगी तो चैलेंजेस क्या होंगे और उनसे निपटा कैसे जाएगा। इसमें बड़ी बात यह है कि 96,000 लोगों को तैयार किया गया है, जिन्हें पूरी प्रोटेक्शन किट्स के साथ आज एक तरह से रिहर्सल होगी, और इस रिहर्सल के बीच यह भी पता चलेगा कि जब वैक्सीन असली में सही तरीके से जब इसका इस्तेमाल शुरू होगा और इसकी तकसीमकारी का अमल शुरू होगा, तो 50 साल के ऊपर के शहरी, छोटे बच्चे या वो मरीज जो सबसे ज्यादा इस वक्त कोविड-19 का शिकार हुए हैं, यानी जिन्होंने जिंदगी और मौत की जंग लड़ी है, उन लोगों को तरजीह बुनियादों पर वैक्सीन कैसे पहुंचाई जाए। और तमाम यूटीज और जो स्टेट्स हैं उनके आज चीफ मिनिस्टर या फिर वहां पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं उन सभी को हिदायत दी गई है कि वो ऐसे मकामात पर इंतजामात आज करें, क्योंकि हतमी शक्ल तो दे दी गई है इंतजामात को, कि किसी तरह के भी खतरे से बचा जाए। जहां पर आज ये रिहर्सल होगी उन इलाकों के अंदर खुला मैदान होना चाहिए, इतनी जगह होनी चाहिए कि कम से कम जो तरबियत फराहम करने वाला अमला है या जो वो अमला वैक्सीन की तकसीमकारी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, उसे खुद कोई मुश्किल ना हो, और वैक्सीन के इस्तेमाल से पहले इस रिहर्सल के इस ट्रायल रन के दौरान किसी किस्म का नुकसान ना हो। और क्या क्या आगे किया जाना है इसका भी एक प्लान आज से तरतीब दे दिया। ये तो मुल्क की सतह की बात है। फटाफट से आपको जरा जम्मू कश्मीर का सूरत हाल भी, जो जम्मू कश्मीर के सूरत हाल से भी
रोशनास करवाएं कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ होना है, क्योंकि खबर अब एक और जम्मू कश्मीर के हवाले से है कि जम्मू कश्मीर में वैक्सीन की तैयारियां भी मुकम्मल हो रही हैं और करीबन 7 लाख हेल्थ वर्कर्स को इसमें शामिल किया गया है और पहले मरहले के लिए 28 लाख आबादी की निशानदेही कर दी गई है। मैंने पहले ही कहा कि मरकज के पास डाटा शेयर बनाया गया है कि पहले मरहले में किनको, दूसरे मरहले में किनको और तीसरे मरहले में किनको जो है यहां पर वैक्सीन कारी की जाएगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में वैक्सीन की तैयारियों को लेकर हतमी फहरिस्त जो है वो तरतीब दी जा रही है। पहले मरहले के लिए 28 लाख आबादी की निशानदेही कर दी गई है, जिनमें 7 लाख हेल्थ वर्कर्स भी शामिल है, क्योंकि हेल्थ वर्कर्स को लेकर यह कहा गया प्रायोरिटी हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले लोगों के, उसके बाद सभी लोगों को दिया गया जुमरे में जगह। और जम्मू कश्मीर में कोरोना वैक्सीन पहले मरहले में 28 लाख लोगों को दिया जाएगा। टीका तिब्बी व नीम तिब्बी अमले के 50 साल से ऊपर उम्र के लोगों को, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला 50 साल से कम उम्र के लोगों और मरीजों को इस फहरिस्त में शामिल किया गया है। इस बात की जानकारी सेहत व तिब्बी तालीम के फाइनेंशियल कमिश्नर ने जुमे को वैक्सीन कारी की मुहिम को आगे बढ़ाने से पहले मुनक्किदा मीटिंग के दौरान दी गई है और इसमें जो सेट प्रोटोकॉल मरकज की तरफ से दिया गया है उसका भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर में पहले मरहले में 28 लाख आबादी को वैक्सीन कारी के दायरे में लाया जाएगा, जिनमें 7 लाख हेल्थ वर्कर्स भी शामिल होंगे। और इसमें प्लान जो तरतीब दिया गया है, तमाम मेडिकल कॉलेज या बड़े जो अस्पताल हैं वहां के जो सरबराहन हैं उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो जगहों का तयन करे, निशानदेही करे कि किन मकामात पर तरबियत फराहम की जाएगी और उसके बाद वैक्सीनेशन का जब प्रोसेस शुरू होगा तो वहां पर कैसे और किन लोगों को, जो डेटा भी है सरकार के पास, जो प्रोटोकॉल सेट्स किए गए हैं कि 50 साल की कम उम्र के लोग पहले मरहले में शामिल होंगे, जिनमें हेल्थ वर्कर्स होंगे, वो लोग होंगे जिनने कोविड-19 के इस 2020 के पूरे साल के अंदर अपनी खिदमत अंजाम दी। तो पहले फेज में जब उनको लाया जाएगा, किन मकामात पर इस पूरी आबादी को, जिनमें हेल्थ वर्कर्स भी शामिल होंगे, जहां पर न सिर्फ तरबियत फराहम की जाएगी बल्कि वैक्सीन की तैयारी भी मुकम्मल की जाएगी, उसकी निशानदेही के लिए जिम्मेदारी सीनियर ऑफिसर्स को मेडिकल कॉलेजेस या फिर दीगर जो मेडिकल के इदारे हैं उनके सरबराहन को सरकार की तरफ से आज ही जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर भी दे दी गई है और तमाम तैयारियां लगभग अब मुकम्मल हो रही हैं वैक्सीनेशन के लिए। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। बात वैक्सीन के बाद अब उस बड़ी खबर की करते हैं जो न अब मुल्की खबर है बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अब तबसरे और खबरें आना शुरू हो गई है। यानी बात किसानों की करेंगे, क्योंकि किसान का धरना जहां दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहा है वहीं पर बैनुल-अक़वामी अखबारों की जीनत भी अब यह धरना बन रहा है। लेकिन धरना लगातार जारी रहेगा, इस बात का अंदिया कल रात देर के दोबारा दिया गया है, क्योंकि माना गया है कि जिस तरीके से मुज़ाकरात चल रही है अभी शायद और वक्त इसमें लग सकता है। हुकूमत और किसानों के दरमियान ये जो रस्साकशी अब तक चल रही है, हालांकि 6 बार बातचीत हो चुकी है लेकिन कोई रास्ता अभी तक निकलता हुआ कोई ज्यादा नजर नहीं आया। हालांकि एक छोटी पेशरफ्त कहा जा सकता है कि छठे दौर की मीटिंग के दौरान सरकार ने लगभग 50% जो मांगे थी उन पर गौर करने की बात कही थी। लेकिन बड़ी बात जो कल के प्रोग्राम में हमने आपको बताई की थी कि जो सरकार ने कहा है वो सिर्फ बात करने तक ही महदूद है, यानी रिटर्न में कुछ नहीं किसानों को मिला है। और 4 जनवरी को अगली मीटिंग होगी, कल का दिन छोड़कर परसों जब मीटिंग होगी, किसानों की तरफ से सरकार को इंतबाह दे दिया गया है कि अगर 4 जनवरी को होने वाली मीटिंग में बात ना बनी तो सरकार लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहे। सिक्योरिटी पहले से बढ़ा दी गई है, लेकिन किसानों ने यह भी कह दिया है साफ अल्फाज में कि अगर 4 तारीख को मीटिंग में बात नहीं बनती तो 6 तारीख को एहतिजाज में शिद्दत लाई जाएगी। और जो इससे पहले जियो की मसनूआत का बॉयकॉट किया गया था, मोबाइल टावर्स का, नेटवर्क का बॉयकॉट किया गया था, वो बरकरार रहेगा, वो साफ कर दिया गया है। मगर 6 तारीख से एहतिजाज में शिद्दत लाने की भी सरकार को कल इंतबाह दे दिया गया। बड़े शॉपिंग मॉल्स का बाइकॉट होगा, पेट्रोल पंप्स पर, यानी जो उन कंपनीज के पेट्रोल पंप्स हैं जिनके ऊपर अभी काफी ज्यादा इल्जामात हैं उनका बाइकॉट होगा। और साथ साथ सिंगूर बॉर्डर पर कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रात देर गई हुई है उसमें कहा गया कि जो सरकार दावे पेश कर रही है कि 50% मामला तय हुए हैं, दरअसल अभी सिर्फ 5% मामला ही तय हुआ है और आगे अभी बहुत लड़ाई लड़नी है। किसान नेताओं की तरफ से कल ये साफ कर दिया गया है
कि शाहीन बाग की गलती सरकार ना करें। जिस तरीके से शाहीन बाग के धरने को लिया गया है, शायद सरकार भी इस धरने को उसी तरीके से ले रही है, उस गलती से वो बाज आए, क्योंकि ये धरना कुछ अलग है। और इस अलग धरने ने जो एक मैसेज पूरे दुनिया में दी है और पूरे मुल्क के दी है, उसके बाद हुकूमती इदारे भी इसको सोच रहे हैं कि किस तरीके से इसका हल जो है वो निकाला जाए। और अब ये खबर सामने आ रही है कि 4 तारीख को अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो ट्रैक्टर ट्रॉली रैली जो है 6 तारीख से आगे बढ़ेगी और दिल्ली की ओर वो कूच कर सकती है। क्या कुछ किसान नेता कल रात देर गए कह रहे थे कि रात देर गए अंधेरे के बीच और सर्दी के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी और खदुखाल बयान किया जा रहा था कि किस तरीके से सरकार को घेरा जाए। जरा सुन लीजिएगा। 18 तारीख के लिए महिला दिवस का एक प्रस्ताव है, कैसे और उसको मनाया जाएगा वो बाद में तय होगा। और 23 तारीख को जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, उस दिन पूरे देश के अंदर अलग अलग किस्म के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। एक महापड़ाव का भी प्रस्ताव है, उस सब के ऊपर विचार किया जाएगा। 23 तारीख को 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिवस पे किसान को चेतना के लिए एक विशेष दिवस की घोषणा की गई है। ये सब कार्यक्रम आज तय किए गए हैं। इसके साथ मैं जोड़ना चाहता हूं कि हमारे जो पहले इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है वो है अडानी अंबानी के कॉरपोरेट के गुड्स और सर्विसेज का बाइकआउट, वो लगातार जारी है। अडानी के फॉर्चून प्रोडक्ट्स और दूसरा अंबानी के जियोस इंपोर्ट करना, उसके पेट्रोल पंप्स, उसके मॉल्स है जो उनका बाइकआउट करना, ये प्रोग्राम जो है ऑलरेडी हमने दिए हुए हैं। इसके साथ ही एनडीए उसके पार्टनर, बीजेपी उसके पार्टनर जो है एनडीए में, उन पार्टनर्स को, उनके इलेक्टेड एमएलए, एमपी, मिनिस्टर्स को, लीडर्स के खिलाफ पूरे देश में अभियान चलाना, ताकि वो जो जिन्होंने ये कानून पास किए हैं वो इस गवर्नमेंट को छोड़कर वापस आए, किसानों की सपोर्ट में आए। ये तीसरा है कि हरियाणा पंजाब में टोल प्लाजा जो है खुला है, वो खुले रहेंगे। प्रधान जी, बाबा रामदेव ने किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज 37वां दिन है हमारे इस आंदोलन को, और जिस प्रकार का आज तक का सरकार का रवैया रहा वो बहुत ही निराशाजनक है। और ऐसा लगता सरकार किसान को बहुत हल्के में ले रही है। सरकार किसानों को हल्के में ना ले। कल बात ना बनी यानी परसों 4 तारीख को, तो उसके बाद एहतजाज अब देखेंगे। जो सरकार की तरफ सरकार को लेकर किसानों ने ऐलान कर दिया है, जो शेड्यूल तैयार किया गया है उस प्लान के हिसाब से 6 तारीख से अगले 30 जनवरी तक क्या कुछ होने वाला है वो सब सरकार के सामने रख दिया गया है। लेकिन इंतजार अब 4 तारीख का कि विज्ञान भवन दिल्ली के अंदर दोपहर को जब मीटिंग होगी तो सरकार मजीद क्या, जो 2 फैसले 50% लगभग मान लिए गए थे उस पर आगे बढ़ेगी या नहीं, उसके बाद आगे की तस्वीर भी किसानों ने लगभग साफ कर दी है। चलिए, किसानों के बाद बात जरा सरहद की जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। और सरहदों पर तनाव लगातार बढ़ रहा है और सरहदी तनाव के बीच जहां खबर यह है कि भारत और चीन की फौजें आमने सामने हैं और बातचीत भी हो सकती है, वहीं पर फौज को कुछ मजीद असला और मजीद चीजें देने की बात भी सामने आ रही है। आर्मी 12 पेट्रोल बोट सर्वेलेंस के लिए खरीद रही है और ये पैंगोंग झील और उन सभी आबी पनाहगाहों के पास रखी जाएंगी जहां पर सरहदें मौजूद हो और जहां पर सबसे ज्यादा खतरा दिखे। फिलहाल ये 12 की 12 सर्वेलेंस बोटें जो हैं ये पैंगोंग झील के लिए खरीदी जा रही है और बाज़ाब्ता तौर पर प्रोक्योरमेंट के लिए जो है वो हाई पावर कमेटी की क्लियरेंस आ चुकी है और माना जा रहा है कि रवां साल के मई में ये बोटें, मैंने मई 2021 तक ये 12 बोटें जो हैं, 12 जो ये बोट्स हैं ये इंडियन आर्मी को मिल सकती हैं ताकि वो अपनी पेट्रोलिंग में मजीद शिद्दत ला सके। पैंगोंग झील लद्दाख का वो इलाका है जहां पर सबसे पहले तनाव देखने को मिला था और पैंगोंग झील पर ही इस वक्त भी तनाव बना है, रिड्स को लेकर भी और जिक पॉइंट्स को लेकर भी। वहां पर जिस तरीके से पेट्रोलिंग हो रही थी उसमें और बेहतरी और सुधार कैसे लाया जाए, अब यह फैसला लिया गया है कि 12 पेट्रोलिंग बोट्स
भारत सरकार जो है वो खरीदेगी और इंडियन नेवी को दिया जाएगा। उसके बाद ये सारी फिलहाल लद्दाख के अंदर डिप्लॉय हो सकती है, पैंगोंग झील के आसपास के इलाकों के अंदर, और उन आबी पनाहगाहों के महफूज बनाने के लिए जहां पर सरहदी तनाव का खतरा है, तो वहां पर पेट्रोलिंग और बेहतर हो सके, तो ये 12 बोट्स खरीदने का फैसला फिलहाल सामने आया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि इस पर पिछले 2 महीनों से मीटिंग्स चल रही थी, मंथन चल रहा था, मशावरत हो रही थी वजारती दिफा के अंदर, और फाइनली जो हाई प्रोफाइल कमेटी है जिनके सुपुर्द प्रोक्योरमेंट का काम रहता है, उन्होंने हरी झंडी दे दी और माना जा रहा कि मई 2021 तक ये 12 बोट्स जो हैं ये इंडियन नेवी को मिल सकती हैं, और उसके बाद लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर वहां पर जो है वो इसे रखा जा सकता है। फटाफट से बढ़ते हैं जी आगे, और इससे पहले कि जम्मू कश्मीर की खबरों की ओर आपको जरा भारत और पाकिस्तान के हवाले से भी खबर बताएं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जहां तनाव बरकरार है और दोनों लीडर आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे मुआहदे हैं जिनकी पासदारी आज भी देखने को मिल रही है। 30 वर्षों बाद भी जो मुआहदा दोनों सरकारों के बीच हुआ था, उस पर एक बार फिर देखने को मिला है कि अमल दरामद हो रहा है। कैदियों की रिहाई का मामला है। साल 2008 के मुआहदे के तहत भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार ने एक दूसरे को वो फहरिस्त सौंप दी है, तबादला हुआ है, जिसके तहत यह बताने की कोशिश हुई है कि पाकिस्तान की जेलों में कितने भारतीय कैदी हैं और भारत की जेलों में कितने पाकिस्तानी कैदी हैं। इनमें माहीगीर भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, और कई लोग ऐसे जिन पर कई दफात चल रही हैं, मुकदमात लगे हैं, जो मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में हैं। और इसी तरीके से सरहद पार भी यानी पाकिस्तान में भी जो कैदी अब तक पाकिस्तान की जेलों में हैं, वो फहरिस्त भारत की तरफ से वजारत खारजा ने और सफारती चैनल्स के जरिए ये लिस्टें दोनों आसपास एक दूसरे के पास गई हैं। जो भारत के नुमाइंदे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके जरिए पाकिस्तानी सरकार तक लिस्ट पहुंचाई गई है। तो वहीं दूसरी तरफ कैदियों के साथ साथ जौहरी तनसीबात के हवाले से साल 1998 31 दिसंबर का जो 1988 का माफ कीजिएगा, जो 31 दिसंबर का मुआहिदा था, उसके तहत जौहरी तनसीबात का जिस पर अमल दरामद 1991 में हुआ था, वो फहरिस्त भी पहली बार जो 1991 में दी गई थी, साल 2020 के खत्म होने के साथ साथ 1 जनवरी 2021 को दोनों सरकारों ने एक दूसरे को सिफारती चैनल्स के जरिए वो फहरिस्त भी सौंप दी है। हर साल इस तरीके का काम जो है वो किया जाता है कि जौहरी तंजीमात के हवाले से भी लिस्ट आती है और एक दूसरे के इलाकों के अंदर जो कैदी हैं उस हवाले से भी फरिश्तों का तबादला किया जाता है। और फिलहाल खबर ये है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर 185 भारतीय महागिरों की रिहाई के हवाले से और 3 सिविलियंस की रिहाई के हवाले से बात सामने रखी गई है और ये कहा गया है कि 22 लोग फिलहाल सिविलियन पाकिस्तान के मुख्तलिफ जेलों के अंदर है, उनके लिए काउंसलर एक्सेस जो है वो दी जाए। भारत सरकार की तरफ से ये पेशकश जो है वो सामने रखी गई है। अब देखना होगा कि बॉल किस तरीके से आगे बढ़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने भी कुछ लोगों की रिहाई के हवाले से बात सामने रखी है जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गिरफ्तारियां हुई है, सरक्रीक के अंदर हुई है या दीगर इलाकों के अंदर गिरफ्तारियां हुई है, उनकी लेकर वहां पर भी पाकिस्तानी माहीगीर या मछुआरे जो है उनकी गिरफ्तारियां हुई है। तो उन्होंने भी अपने तरीके से कुछ चीजें जो है वो सामने रखी है। लेकिन अच्छी बात यह कि जहां दुश्मनी शबाब पर है, भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से आंख नहीं मिला रहे हैं, बयानबाजियां भी काफी ज्यादा हो रही है। उस बीच जो मुआहिदे दोनों मुल्कों के बीच हुए हैं उस पर भी पेशरफ्त आहिस्ता आहिस्ता करके ही सही, लेकिन आलमी इदारों और आलमी दबाव के बीच वो चीजें भी आगे बढ़ रही हैं। तो ये जनाब थी बात भारत और पाकिस्तान के हवाले से। यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर सूरत हाल किस तरीके से बन रही है। साल 2020 हमसे तो रुखसत पजीर हुआ, लेकिन एक बीमारी कोविड ने कितने लोगों को हमसे दूर किया है। उसके बाद बात करेंगे बेरोजगारों की कि चंद 100 पोस्ट और कितने हजार लोग, डिटेल के साथ आपके सामने आएंगे छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।